नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन कार्यक्रम के तहत 15 नवंबर को कोटद्वार के बोक्सा जनजाति के लोगों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। जनमन कार्यक्रम को लेकर कोटद्वार में तैयारियां शुरू हो चुकी है। कोटद्वार के एल्दुखाता इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बोक्सा समुदाय के लोगों से वर्चुअली बातचीत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। कोटद्वार हल्दुखाता इलाके में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रहता है। ऐसे में कार्यक्रम को उसी इलाके में किया जाएगा। 15 को कार्यक्रम होना है। 15 नवंबर को देश भर में कार्यक्रम होना है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जमुई बिहार से इसका इनॉग्रेशन होना है वहाँ से। और इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ एवीएन पब्लिक स्कूल कोटद्वार है, यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन इस इलाके में रहती है, उनको यहाँ पे हमने आमंत्रित किया हुआ है। और जो उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभिभाषण होगा और जो उसमें जो प्रोग्राम होगा, उसमें हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। लगभग हम लोग 500 प्लस हमारे जो लाभार्थी हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको यहाँ पे हमारी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा 500। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनमन कार्यक्रम के तहत कोटद्वार के बोक्सा समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। वर्चुअल माध्यम से बातचीत होगी। वहीं 2 दिन के गैरसैंण दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार सुबह विधानसभा भिराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को भी कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश और कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधानसभा भिराड़ीसैंण में हमारी सरकार सड़क और हाईवे कनेक्टिविटी के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात कर प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी और सुझाव भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के गैरसैंण दौरे पर हैं। इस दौरान बीते दिन उन्होंने गैरसैंण के भिराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दीपक शाह का। दीपक, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन के गैरसैंण के दौरे पर थे, क्या कुछ उनका किन किन कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, और अगर आज की बात करें, आज क्या कुछ स्केड्यूल? सदर जनपद के 2 दौरे पे हैं। बुधवार को उन्होंने विधानसभा परिसर में कानून और जो संवाद किया है, इसके तहत उन्होंने यहाँ पर पहाड़ों में प्रवेश विकास के लिए यहाँ पर महिलाओं और अन्य लोगों से सुझाव लिए। इसके तहत वो गैरसैंण में मौजूद रहे। आज बृहस्पति सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान जो गैरसैंण में बन गए हैं सचिवालय है, निर्माण कार्य है, उनका फीडबैक लिया। साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बिल्कुल दीपक, क्योंकि आज सुबह की तस्वीरें भी सामने हुई है और अपने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार ऐसे दिखते भी हैं कि वो जनता के बीच पहुंचते हैं, उनसे 1-to-1 संवाद करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं। आज भी ऐसी तस्वीरें जो है भिराड़ीसैंण से सामने आई हैं। लेकिन आज अगर बाकी कार्यक्रमों की बात करें तो और क्या कुछ कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं? दौरे की बात की जाए तो आज लगभग 12:15 बजे के करीब गैरसैंण में जो राज्य स्तरीय मेला है उसमें शिरकत करेंगे, जहाँ की जो स्टॉल से अन्य चीजों का लोकार्पण करेंगे और मेले का शुभारंभ करेंगे। यानी बड़ी सौगात आज गैरसैंण को मिलने वाली है। इस सौगातों की अगर बात करें, क्या कुछ उसमें शामिल, कौन कौन सी परियोजनाएं? जिस प्रकार से गौचर मेले की बात की जाए तो 20 नवंबर तक यह मेला आयोजित होता है। एक बड़ा राज्य स्तर का मेला यहाँ
माना जाता है, जिसमें कि हर वक्त की जाति इस बार भी सूबे के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही तमाम जो है चाहे जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम धामी के कार्यक्रम पर नजर बनाए रखे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की मुराद तो पूरी हुई, आंदोलनकारियों की मुराद पूरी हुई, लेकिन आश्रितों की अब भी जो मुराद है वो अधूरी है। नौकरी में आरक्षण का एक्ट तो बना, लेकिन हजारों आश्रितों को जारी नहीं हो रहे हैं प्रमाण पत्र। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य आंदोलनकारियों के लिए खुशखबरी आई। 13 साल बाद नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए धामी सरकार ने एक्ट बनाया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बनने से जो राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी नौकरियों में अप्लाई वो नहीं कर पा रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय क्यांतुरा का। अभय, जिस तरह से 13 साल का वो लंबा इंतजार और उसके बाद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा बड़ी सौगात दी गई, एक तरह से सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए एक्ट बना, कानून बना, लेकिन जिस तरह से खबर है कि इस सब के बावजूद इसका जो फायदा है वो आश्रितों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस समय वर्तमान में उत्तराखंड जो लोकसेवा आयोग है उनकी तरफ से विभिन्न विभागों में भर्तियां निकालने का काम यहाँ पर किया गया है। UKSSC की तरफ से ये भर्तियों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे जल विभाग का हो या दूसरे विभाग हो, उन सभी में जो रिक्त पद है उन पदों पर इस समय वैकेंसियां यहाँ पर निकली हुई है, भर्तियों का यहाँ पर चल रहा है। लेकिन उन सबके लिए जो आयोग की तरफ के पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए थे वो यहाँ पर जारी नहीं हो पा रहे हैं। यानी राज्य सरकार की तरफ से जो क्षैतिज आरक्षण की जो मांग थी राज्य आंदोलनकारियों के, उसे पूरा करने का काम तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते कह सकते हैं कि जो उनके जो आश्रित हैं उन आश्रितों को जो आरक्षण का लाभ का जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, आरक्षण का जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, वो अभी तक जारी यहाँ पर नहीं किया गया। और उस सर्टिफिकेट के न होने के चलते कह सकते हैं कि जो राज्य आंदोलनकारियों के जो आश्रित थे वो उनकी तरफ से ना तो कोई किसी भर्ती में अप्लाई यहाँ पर किया जा रहा है, ना ही उनको किसी आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिल पा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से घोषणा यहाँ पर की गई थी कि जैसे राज्य आंदोलनकारी जो जिनके जो आश्रित है उनको सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने का यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो आंदोलनकारियों के जो सपने थे वो पूरे हो सके, जो राज्य के जो युवा उनको रोजगार यहाँ पर मिल सके। उनके परिजनों ने जो लंबी लड़ाई इस राज्य के लिए लड़ी थी उसका सुखद परिणाम उन्हें यहाँ पर मिल सके। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि प्रशासन के ढुलमुल रवैये के चलते, प्रशासन की हिलावाली के चलते उन सब चीजों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से 13 साल के बाद ये कानून तो जरूर आया, राज्य आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं उनको 10% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलने की बात सामने हो रही है, लेकिन क्या फायदा जब उनके जो आश्रित हैं, जो राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनको इसका लाभ ही ना मिल पाए, इस कानून का लाभ नहीं मिल पाए। अब ऐसे में आखिर जो लोग हैं वो करे तो करे क्या? जब बिल्कुल ऐसे में ये समझा जा सकता है कि राज्य के जो हजारों ऐसे आश्रित जो परिवार है, राज्य आंदोलनकारियों के जो परिवार है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें जो खुशी राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के मिलने से जो यहाँ पर हुई थी, अब वो खुशी आधी अधूरी सी यहाँ पर नजर आने लगी है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का एक्ट तो बन गया है, यानी उन्हें आरक्षण का लाभ देने की बातें तो यहाँ पर की गई। सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, यानी शासन को एक निर्देश भी दे दिए गए, उसके यहाँ पर आदेश भी जारी हो गए। लेकिन जो उनके आश्रितों को जो प्रमाण पत्र मिलने चाहिए थे राज्य आंदोलनकारियों के क्षेत्र आरक्षण से जुड़े हुए, वो उनको अभी तक नहीं मिल पाए। ऐसे में वो ना तो सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले पा रहे और ना ही कोई ऐसे दूसरे कार्यों में आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पा रहा है, जिससे उनको ये समझा जा सकता हो कि उनके परिवारजनों के या उनके जो पिता के माता के जो अथक जो प्रयास रहा, राज्य के लिए जो बलिदान रहा, उसका बलिदान का उन्हें लाभ यहाँ पर मिल रहा हो। और ऐसा समझा जा सकता है कि इसमें देरी हो रही है, आखिर क्यों प्रमाण पत्र जो है समय रहते नहीं बन पा रहे हैं, कहां पर क्या लापरवाही जो है सामने निकल कर आ रही है?
बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि शासन के पास जो निर्देश है उन निर्देशों का जिला अधिकारियों तक अभी तक उन निर्देशों का पालन यहाँ पर नहीं हो पाया। जिला अधिकारियों को जो निर्देश यहाँ पर देने चाहिए थे कि जो कलेक्ट्रेट से या तहसील से जो प्रमाण पत्र आश्रितों को मिलने चाहिए उसका मूल स्वरूप क्या होगा उसको लेकर अभी तक परफॉर्मा तैयार यहाँ पर नहीं किया गया। और ये जिला प्रशासन और शासन के उन अधिकारियों की कमी है जो कार्मिक विभाग में इन सब चीजों को देखने का काम यहाँ पर करते हैं। हजारों ऐसे अभ्यर्थी और ये कह सकते हैं कि अपने आप को ठगा था यहाँ पर महसूस कर रहे हैं जिनके पास ऐसे सर्टिफिकेट यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन के ढूंढ रवैये के चलते उस सर्टिफिकेट उन्हें अभी तक यहाँ पर नहीं मिल पाए। और ये सबसे बड़ी खामी है और ये राज्य के लिए बड़ा चिंताजनक विषय। सरकार के जब कुछ मंत्रियों से इस बाबत पूछने का प्रयास यहाँ पर किया गया तो उन्होंने कहा था उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन मीडिया की तरफ से जो संज्ञान में इस मामले को लाने का काम किया तो इसकी जांच जरूर यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रशासन के जो आला अधिकारी है जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार की जो योजनाएं है, सरकार की जो घोषणा है उनका लाभ जनता को मिल सके, उनका ये ढुलमुल रवैया है जो इस अभ्यर्थियों पर आज भारी पड़ता हुआ जा रहा है। जब राज्य आंदोलनकारियों के जो आश्रित हैं जो इस चीज में जो है सबसे ज्यादा पीड़ा झेल रहे हैं, अब है वो जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए किसके पास? जैसा आपने भी कहा कि कुछ मंत्रियों से बात की गई लेकिन उन्होंने यही कहा कि हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है। अब ये लोग जो भी राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं जो इस पूरे मामले में पीड़ित हम जिन्हें कहेंगे, वो जाए तो जाए कहां? बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा इस समय बस उन सभी के सामने यहाँ पर गूंज रहा है कि आखिर अपनी पीड़ा सुनाए तो किसको सुनाए, क्योंकि सरकार के पास जाते हैं तो सरकार के मंत्री या विधायक वो सब इन चीजों का ढिंडोरा पीटने का काम करते हैं कि उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से ये काम बड़ा ऐतिहासिक यहाँ पर किया गया। 13 साल की जो लंबी लड़ाई राज्य आंदोलनकारी लड़ रहे थे उस लड़ाई को पूरा करने का काम उनको किया गया, यानी इनाम के स्वरूप उन्हें 36 आरक्षण बनाने का काम सरकार की तरफ से देने का काम यहाँ पर किया गया। तो उनकी तरफ से तो बातें यहाँ पर की जाती है, लेकिन शासन के जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि जो सर्टिफिकेट आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को यहाँ पर मिलना चाहिए था, आश्रितों को मिलना चाहिए था, उसको बनाने में देरी कहां पर हो पा रही, तो उस पर कोई भी अधिकारी स्पष्ट जवाब देता हुआ नजर नहीं आता। जिला अधिकारियों से जब बातचीत करने का प्रयास किया जाता है तो उन सब चीजों को लेकर वो दूसरे माफत अधिकारियों पर अपनी बात को टालने का काम उनकी तरफ से कर दिया जाता है। और अगर राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों से पूछा जाए तो उन सब चीजों को लेकर कहते हैं कि जिला मुख्यालय में जो उनके सर्टिफिकेट बनने चाहिए थे वो अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, ना तो उनको कोई ऐसा स्पष्ट जवाब वहां पर दिया जा रहा है, ना ही उनके डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जो अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 13 साल बाद खुशियां तो जरूर राज्य आंदोलनकारियों को मिली थी, लेकिन वो खुशियां आधी अधूरी खुशियां हैं, क्योंकि जो आश्रित हैं उन आश्रितों को उन आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जिन लोगों ने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी वो लोग तो अब इस अवस्था में है कि वो पेंशन लेने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं या फिर पेंशन उनको मिल रही है, लेकिन जो उनके परिजन है जो आश्रित है वो इस नौकरी का सरकार द्वारा बड़े ऐलान कानून तो जरूर लाया गया लेकिन उसका फायदा यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि कब तक सरकार इस मामले का संज्ञान लेती है और कब उनकी इस पीड़ा को सुना जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है, ये देखना अहम होगा। अबे बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं देहरादून में हुआ एक और भीषण सड़क हादसा जहां 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई और पलट गई। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार आशारोडी चेक पोस्ट के पास सेल्स टैक्स विभाग रूटिंग चेकिंग कर रहा था। इस दौरान चेकिंग के दौरान सेल्स टैक्स कर्मियों और पीआरडी जवानों ने एक यूटिलिटी को रोकने का इशारा कर डाला। इशारा देखकर यूटिलिटी वाहन ने ब्रेक लगाए, जिसके बाद पीछे आ रहे एक से 2 वाहन आपस में टकरा गए। इतने में ही इन सभी के पीछे आ रहे बड़े कंटेनर वाहन ने भी सभी को रौंद दिया। इसमें यूटिलिटी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 सेल्स टैक्स कर्मी और एक पीआरडी के जवान और उसके साथ ही एक अन्य काफी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया, 6 गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है। सेल टैक्स वाले जो बड़े, देखो मैं बताता हूँ इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है, उसकी वजह यह है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते
तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था जिसमें। हाँ, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। अच्छा। और टैंकर की स्पीड ज्यादा थी, वो जाहिर सी बात है बड़ा वाहन है, उसके एकदम से ब्रेक नहीं लगा, वो मेरे में आके घुस गया। जी जी। बस, और मैं इसलिए बच गया हूँ क्योंकि मेरे बैरियर अगले पे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धनराज गर्ग का। धनराज, किस तरह से भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति की यहां पर मौत हो गई है, कई घायल हैं, किस तरह से हादसा, कितने बजे यह हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल रिया, देखिए उत्तराखंड के अंदर लगातार हादसे पे हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं और हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा वाला हादसा भी उत्तराखंड वाले भूले भी नहीं थे, और वहीं दूसरा हादसा राजधानी देहरादून में जो 6 लोगों की मौत हुई है वो भी नहीं भूले थे। लेकिन वही देखिएगा देर रात एक बड़ा हादसा फिर उत्तराखंड के अंदर घटा है कि आसारोड़ी चेक पोस्ट पर 6 वाहन आपस में टकराए हैं। और आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो सेल टैक्स की वहां पर चेकिंग चल रही थी, रूटीन चेकिंग थी, और रूटीन चेकिंग के चलते यूटिलिटी को सेल टैक्स के जो कर्मचारी हैं उन्होंने हाथ दिया था, और जिसके चलते जो यूटिलिटी चालक था उसने ब्रेक मारे थे, और जिसके बाद एक से एक जो वाहन है वो से चले गए, और जिससे देखा गया कि जो यूटिलिटी का चालक था उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, और कई लोग इसमें घायल हैं, जिसमें 2 कर्मचारी सेल टैक्स के भी शामिल है। उनको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनका इलाज अभी लगातार जारी है। और आप देखिएगा कि इस तरह के हादसे लगातार उत्तराखंड के अंदर घट रहे हैं, और ये जो हादसा हुआ है बढ़ते हुए हादसों की या सड़क दुर्घटनाओं की वजह क्या, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हुई थी। जिस तरह से अल्मोड़ा के मरचुला में हादसा हुआ, विपक्ष का कहना था कि व्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि हादसे हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इस हादसे की बात करें, जिस तरह से घायलों का आरोप है कि जो चेकिंग हो रही थी, चेकिंग के दौरान जो जवान थे उन्होंने अचानक से रुकने का इशारा किया, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो वजह क्या निकलकर सामने आ रही है कि उत्तराखंड में बीते कुछ महीने से सड़क हादसों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है? बिल्कुल ये देखिए, आपने सही कहा है कि उत्तराखंड में बीते दिनों से कई दिनों से लगातार उत्तराखंड में हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं, और सड़क हादसे इस कदर हो रहे हैं कि लोगों की मौत हो जा रही है। क्योंकि अल्मोड़ा की यदि हम बात करें, 36 लोगों की मौत वहां पर हुई है, और हाल ही में राजधानी देहरादून में जो अंजिती चौक पर हादसा हुआ, इसमें 6 छात्राओं की मौत हो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हादसे हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिनका कारण है सीधा सीधा कहीं ना कहीं तेज रफ्तार भी देखते जा रहे हैं। लेकिन जो हादसा देर रात हुआ है, इसमें सीधा सीधा जो कारण है वो सेल टैक्स कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ है। क्योंकि जो सेल टैक्स के कर्मचारी हैं वो अंधेरे में खड़े होकर कहीं ना कहीं अचानक से गाड़ी को रोकने का काम करते हैं, और जब अचानक से किसी गाड़ी को रोका जाता है तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी ब्रेक उसको लेने पड़ते हैं, और इमरजेंसी ब्रेक लेने के कारण जो पीछे वाहन चल रहे होते हैं उनके ब्रेक नहीं लगते हैं जल्दी से, तो कहीं ना कहीं ऐसे में हादसा बढ़ा है। और उसी के कारण ये हादसा भी हुआ है, क्योंकि सेल टैक्स की चेकिंग वहां पर चल रही थी, और वहां पर सेल टैक्स के कर्मचारी ने उनको हाथ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेल टैक्स के कर्मचारी होते हैं वो बिना वर्दी के खड़े होते हैं, तो उनके पास कोई वर्दी नहीं होती, ना ही पुलिस की कोई वर्दी होती है। तो ऐसे में वाहन चालक को पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज जरूर होता है कि आखिर ये लोग है कौन। तो लेकिन जब उनको जिस तरह से इस पूरे मामले में जो टैक्स कर्मी है उनकी भूमिका भी सामने आई है, हालांकि घायल वो भी हुए हैं, लेकिन आगे ऐसे हादसे ना हो सके, क्योंकि एक व्यक्ति की यहां पर जान गई है, एक चालक की यहां पर जान गई है, आगे ऐसे हादसों पर अंकुश लग सके, ऐसे में क्या कुछ नए निर्देश दिए जा सकते हैं टैक्स कर्मियों को? बिल्कुल रिया, आपको बता दूं कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेल टैक्स कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है, और इस पर कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जरूर इस पर निर्देश देते हुए नजर आएंगे। जरूर कोई ना कोई नियम ऐसा बनाएगा कि ताकि इस तरह के हादसे आगे पेश ना हो, उसके लिए कोई ना कोई रोकथाम के लिए निर्देश जरूर दिए जाएंगे। और माना जा रहा है कि ये भी निर्देश हो सकता है कि जो सेल टैक्स के कर्मचारी है उनको भी वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। ये भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जा सकते हैं, और इसके साथ इस तरीके से चेकिंग करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो कहीं अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। साथ ही धनराज, जिस तरह से उत्तराखंड में सड़क हादसों में जो है इजाफा हो रहा है, क्या इसको देखते हुए भी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग भी की थी अधिकारियों के साथ, आगे कुछ नए दिशा निर्देश इस संबंध में जो है सीएम धामी की तरफ से सुनाई दे सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अल्मोड़ा में हादसा हुआ था उसके बाद हाई लेवल की कमेटी की बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई थी, और जिसके बाद आपने देखा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल, यानी किस तरह से उत्तराखंड में बढ़ते हुए सड़क हादसों पर अंकुश लगता है, उनकी रोकथाम होती है, उसके लिए क्या कुछ निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं राज्य स्थापना दिवस पर एंगलिंग के परमिट की आड़ में राजस्थान के पर्यटक की ओर से लुप्त श्रेणी की महाशीर मछली के साथ क्रूरता करने का वीडियो सामने आने से प्रशासन और मत्स्य विभाग में खलबली मच गई है। एंगलिंग परमिट निर्गत करने के लिए अधिकृत महिला मंगल दल ने वन विभाग को आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भेजी, लेकिन बूम वन रेंज की ओर से रिसीव न करने पर मत्स्य विभाग को भेज दी गई। काली नदी में दुनिया भर से चूका क्षेत्र में एंगलिंग के लिए पर्यटक आते हैं। चूका क्षेत्र में एंगलिंग बीटों में मत्स्य विभाग की ओर से महिला मंगल दल कालीगूंठ पूनागिरी को एंगलिंग परमिट निर्गत करने के लिए अनुमति देने का लाइसेंस दिया गया। 2 दिन से एंगलिंग के नाम पर महाशीर मछली के साथ अशोभनीय व्यवहार और क्रूरता की जा रही थी, और उसके साथ ही जल में जीवित न छोड़ने का वीडियो भी सामने आते ही मत्स्य विभाग हरकत में आया है और प्रशासन ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। वहीं बीते दिन राजधानी देहरादून के पौष इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरे शहर भर में रात को किसी भी नाके पर पुलिस तैनात नहीं रहती है। साथ ही जिस तरह से बीते दिन देहरादून में भीषण सड़क हादसा हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना तब देखने को मिली जब ये इनोवा गाड़ी 3 से 4 थानों से होकर गुजरी, जिसमें 7 लोग सवार थे। इसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन पुलिस गहरी नींद में सोई हुई थी। और हकीकत यही है कि आज अगर देखें तो रात ढलते ही शहर के किनारों पर लोग शराब पीते हुए नजर आते हैं, और अब तो प्रदेश सरकार ने प्रत्येक 10 कदम की दूरी पर शराब की दुकानें खुलवा दी है। ऐसे में लोग शराब पीकर दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे तो आखिर क्या होंगे? इसकी कार्यशैली पे इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि जिस दिन घटना हुई उस दिन आप पूरे शहर में चेकिंग कर रहे हैं, आप पब्स में छापे मार रहे हैं। इसका मतलब शहर के अंदर ये खुलेआम चल रहा था। घटना होने के बाद 6 जिंदगियां, 6 जवान, जिनका पूरा भविष्य, उनका परिवार खत्म हो गया। आप समझिए कि परिवार में 6 चिराग बुझ गए। उसके बाद आप छापे मार रहे हैं। शहर के अंदर जिस प्रकार से क्लब कल्चर शुरू हुआ है, रात को लेट नाइट पार्टी चल रही है, शराब चल रही है, जगह जगह 10-10 कदम में विदेशी मदिरा की दुकानें सरकार ने खुलवा दी है। कदम कदम पे अंग्रेजी शराब के ठेके हैं। शराब सरेआम सड़कों में गाड़ी खड़ी करके शराबें पी जा रही है। शहर के अंदर तमाम व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार को जागना चाहिए, पुलिस को जागना चाहिए। जिस दिन एक्सीडेंट होता है 4 दिन जागते हो, उसके बाद सो जाते हो। इसके लिए समाज के तमाम हमारे अभिभावक, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि अपने बच्चों को देखें भाई 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद कहां जा रहे हैं। उनको अगर गाड़ियां दे रहे हैं तो देखें, शराब पीकर के गाड़ी न चलाएं। शहर के अंदर ये इतनी बड़ी घटना हो गई, सबको झकझोर के रख दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं अभिभावकों से भी अपील कर रहा हूं, और शहर के अंदर जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग बहुत कमजोर है। पुलिसिंग चेकिंग नहीं है। शराब पी के गाड़ी चलाने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। ओवर स्पीडिंग करने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। परसों जो घटना हुई उसमें 4-5 थाना क्षेत्रों से अगर गाड़ी निकल जाए इतनी स्पीड में। वहीं 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की नियमितीकरण के खिलाफ स्पेशल लेजिस्लेटिव पिटीशन खारिज कर दी है। साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा लिया गया उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के पक्ष में फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने
वैसा ही रखा। इसके बाद उपनल कर्मियों के प्रति सरकार की उदासीनता को लेकर कर्मचारी विशाल महारैली कर सचिवालय कूच किया। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।